नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बांग्लादेश में गहराए राजनीतिक संकट का असर वहां की रेडीमेड इंडस्ट्री पर भी पड़ रहा है। कई बड़े ब्रांड्स के रेडीमेड कपड़े बांग्लादेश में तैयार होते हैं और इससे वहां के लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन अब माना जा रहा है कि कई बड़ी कंपनियां भारत की तरफ मुड़ सकती हैं। मालवा निमाड़ में भी रेडीमेड इंडस्ट्री का बड़ा हब है। पीथमपुर में कुछ बड़े ब्रांड्स हैं। इसके अलावा इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में कई रेडीमेड की 22 यूनिट्स हैं। रेडीमेड कपड़े बेचने वाली कंपनियां अब इन यूनिट्स को जॉब वर्क दे सकती हैं। इंदौर में कॉटन के कपड़ों पर ज्यादा काम होता है। रेडीमेड इंडस्ट्री में कॉटन के कपड़ों की बड़ी डिमांड रहती है। बांग्लादेश में भी कॉटन के कपड़े ज्यादा बनते हैं। रेडीमेड इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारियों के अनुसार बांग्लादेश में लेबर काफी सस्ती है और रेडीमेड कारखानों को वहां की सरकार भी कई तरह की रियायतें देती है। इससे वहां रेडीमेड इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही थी, लेकिन अब देश की राजनीतिक अस्थिरता के कारण बड़े ब्रांड वहां निवेश करने से बच रहे हैं। इसका फायदा भारत सरकार को उठाना चाहिए ताकि देश में भी रेडीमेड इंडस्ट्री पनप सके। इंदौर और आसपास के क्षेत्रों की यूनिट्स को भी इसका फायदा हो सकता है। पीथमपुर, इंदौर में भी कुछ बड़े ब्रांड के जॉब वर्क होते हैं। रेडीमेड इंडस्ट्री अकुशल कारीगरों को सबसे ज्यादा रोजगार देती है। महिलाएं घर से काम कर सकती हैं, इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। रेडीमेड इंडस्ट्री से जुड़ी नीतियों में बदलाव कर सरकार रेडीमेड इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकती है। तो अगर पड़ोसी देश में अस्थिरता आई है तो हमारे देश में, खासतौर पर इंदौर और मालवा निमाड़ में पड़ोसी देश की अस्थिरता के बाद यहां अवसर बन सकता है और अवसर रोजगार बढ़ाने के लिए, अवसर काम पाने के लिए, क्योंकि रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री इंदौर और उसके आसपास कई इलाकों में है। ऐसे में कैसे ये ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे में रोजगार बढ़ेगा, कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन हमने आपको बताया कि बांग्लादेश में क्यों रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री लगातार ग्रोथ कर रही थी। जैसा हमने आपको बताया कि बांग्लादेश में इस वक्त अस्थिरता का माहौल है और वहां पर रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री को वहां की सरकार कई रियायतें देती है, जिससे जो प्रोडक्ट है वो सस्ता बनता है, सस्ती कीमतों पर बेचा जाता है। इसके साथ साथ वहां जो लेबर कॉस्ट है वो भी कम है। कम कीमत पर वहां पर कामगार बांग्लादेश में मिल जाते हैं। इस वजह से कई नामी कंपनियां अपना प्रोडक्ट, अपना सामान, अपने कपड़े बांग्लादेश में तैयार कराते थे। लेकिन अस्थिरता के बाद से या तो प्रोडक्ट डिलीवरी में देरी हो रही है, जिससे बड़ी कंपनियों को नुकसान हो रहा है, या फिर वहां काम हो ही नहीं रहा है। इस वजह से अब बड़ी कंपनियां एक बार फिर भारत की तरफ मूव करना चाहती हैं। बड़ी कंपनियां भारत की तरफ आना चाहती हैं और ऐसे में इंदौर और उसके आसपास का ये हब एक ऑप्शन के तौर पर उनके सामने है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इंदौर गारमेंट इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से अक्षय जैन जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ अर्थशास्त्री डॉक्टर अमन चुग जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर अमन जी और अक्षय जी, मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर अमन आपसे है। चुग जी, मुझे ये बताइए कि बांग्लादेश में जो अस्थिरता है, वहां की सरकार तो खैर उससे जूझ रही है, वहां स्थिरता लाने की कोशिशें जो हो रही हैं वो हो रही हैं, लेकिन इसका हम कैसे फायदा उठा सकते हैं, या गारमेंट इंडस्ट्री के साथ साथ बाकी चीजों में कहां आप देखते हैं कि भारत को इसका फायदा मिल सकता है बतौर एक बड़े पड़ोसी देश? सबसे पहले नमस्कार है जी, जय हिंद है। देखिए, क्लियर कट इंडिकेशन अगर हम देखें तो बांग्लादेश में जो इंडस्ट्री है वो आज से नहीं 2000 साल पुरानी है, राइट। इसकी रूट्स पे अगर हम जाएं तो एक तरह से जितने भी जो फाइन ट्रांसपेरेंट जो मुलमुल की बात करते थे, या जिसको हम मुस्लिम कहते थे इनफैक्ट, या लेटर से टैंट या खादी, ये सब बांग्लादेश से ही शुरू हुई है। इनफैक्ट आज से 2000 साल पहले की इंडस्ट्री है, एंड इसलिए सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम बांग्लादेश को मानते हैं। सिंस ये इंटरनल डिसरप्शन आई है, मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत स्पीडली एमपी में, या लेटर से जो नियर बाय एरिया, जो मालवा की हम बात कर रहे हैं, या लेटर से इवन तिरुपुर की हम बात कर रहे हैं जो हिंदुस्तान में, वहां पे भी काफी इंडस्ट्री को हम जॉब वर्क के परस्पेक्टिव से, एंड हम देखें तो कई तरह की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें 20 से 25% इंडस्ट्रीज में स्टेक हिंदुस्तानियों का है, भारतीयों का है। वो भी लोग वापस वहां से पैसे को निकालेंगे या लेटर से इंडस्ट्री को शिफ्ट ऑफ करेंगे। ऑल्दो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन या जो एक स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल कॉस्ट, या जैसे आपने बताया लेबर कॉस्ट, वो डेफिनेटली बांग्लादेश में बेटर है, बट मुझे लगता है यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे हम इसको एनकैश कर सकते हैं। बांग्लादेश में अंदाजन 3.5 से 4 बिलियन डॉलर अंदाजन मंथली एक्सपोर्ट होता है।
एंड 80% ऑफ जो एक्सपोर्ट जो बांग्लादेश का वो सिर्फ टेक्सटाइल है, रेडीमेड गारमेंट्स है। तो ऑब्वियसली उनका जो प्योर कॉन्सेंट्रेशन रहा है शुरू से वो हमेशा रेडीमेड गारमेंट्स के ऊपर, टेक्सटाइल के ऊपर रहा है। हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हमारे भारत में अंदाजन इतने ज्यादा एक्सपोर्ट्स में अंदाजन $1.5 बिलियन अंदाजन हम सिर्फ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स करते हैं। ऑब्वियसली इसमें पोटेंशियल है, मगर मुझे ऐसा लगता है, कैलकुलेशन कहती है कि 20 से 30% ही हम अपनी इंडस्ट्री को एकदम से एक्सपैंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसमें यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें फर्दर इंसेंटिवाइजेशन रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स को तेजी से करना पड़ेगा। जी, ये जो आपने आखिरी बात कही अमन जी, इसमें सोने पे सुहागा हो जाएगा। एक तो अगर बड़ी कंपनियां हमारी तरफ अगर रुख कर रही हैं और ऐसे में सरकार अगर थोड़ा सा और सब्सिडी प्रोत्साहन दे दे तो शायद फिर ये इंडस्ट्रीज के लिए भी बेहतर हो जाएगा और ये वो लोग जो रोजगार ढूंढ रहे हैं और खासतौर पर जो अनस्किल्ड वर्कर है उनके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। एंड इनफैक्ट मैं जैसे बता रहा हूं कि हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डाउनटर्न पिछले 20 सालों में काफी ज्यादा देखा है। स्पेशली 2006-07 में मुझे याद है, मैं वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में था, कॉर्पोरेट फंडिंग करता था। वहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कई तरह की स्कीम चलाई गई थी, टफ स्कीम या कई तरह के जो इंसेंटिवाइजेशन था। मगर जो ओल्ड मशीनरी के पर्सपेक्टिव से जो हमारी डिपेंडेंस है उसके कारण हम कभी फ्लरिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नहीं कर पाए। हालांकि रिसेंटली 2020 में गवर्नमेंट ने PLI स्कीम के अंदर टेक्निकल टेक्सटाइल को इंट्रोड्यूस जरूर किया है, बट मेरे को लगता है ये जो रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री है ये भी कहीं ना कहीं, जहां हम बांग्लादेश से पीछे थे, ऑब्वियसली वी फील सैड कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो अच्छी बात नहीं है, बट मेरे को लगता है एक अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब डेफिनेटली कर सकते हैं। और वो जो इंसेंटिवाइजेशन की जो स्कीम थी टफ वगैरह, उसको अब हम रीवैम्प करके एटलीस्ट हम जॉब वर्क आउटसोर्सिंग के पर्सपेक्टिव से तो उसको लेकर आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सिंस जैसे मैंने जिक्र किया कि हमारे कई टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स का वहां पे स्टेक है, वहां पे एक्सपोजर है, डेफिनेटली वो वहां से मूव आउट करेंगे एंड मूव आउट करके वो री इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। वहां पे स्टेट गवर्नमेंट लेड सब्सिडी मे बी टैक्सेशन में हो सकता है या मे बी लैंड पर्सपेक्टिव से हो सकता है, मशीनरी पर्सपेक्टिव से हो सकता है, उसके कारण भी फ्लरिश हो सकता है। क्योंकि जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में जो रिमेनिंग जो यूटिलाइजेशन हो सकता है 20% है, और इतना वॉल्यूम की हम जब बात कर रहे हैं, अंदाजन $50 बिलियन ऑफ एक्सपोर्ट जो बांग्लादेश करता है, उसको अगर हम एटलीस्ट 30-40% भी ले लें, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज हम नहीं लेंगे तो चाइना ले जाएगा। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा था कि ये अपॉर्चुनिटी अगर हम ग्रैब नहीं करेंगे तो फिर ये या तो चाइना ले जाएगा या बाकी जो हमारे साउथ एशिया के देश हैं या कहीं भी, अगर कोई मल्टीनेशनल ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है, तो वो कहीं भी जहां उसको लेबर कॉस्ट सस्ती मिलेगी, उसको जल्दी माल मिलेगा, अच्छा माल मिलेगा, वो उसको दे देगा। ये ग्लोबल एक रूल है बिजनेस का। मैं अमन जी आपके आता हूं आपके पास। अक्षय जी, आपसे मेरा सवाल है। अक्षय जी, एक दौर था इंदौर में कपड़ा व्यापार की तूती बोलती थी, हुकुमचंद मिल, ये मिल, वो मिल, कितनी सारे मिले थी, लेकिन धीरे धीरे वो सब वो शांत हो गया। उस लेगेसी को हम आगे नहीं बढ़ा पाए, शायद टेक्नोलॉजी को हमने अपनाया नहीं, प्रोडक्शन हम उस हिसाब से नहीं कर पाए। लेकिन अब ये एक बार फिर इंदौर के लिए, मालवा निमाड़ के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती दिख रही है। नहीं, बहुत वाजिब बात बोली कि आप बहुत सारे मिल थे, कपड़ा मिल थे, और उनको हम लोग एडॉप्ट, उसमें कहीं ना कहीं हमारे शासन की कमजोरी भी रही और हमारी तरफ से भी थोड़ा सा ऐसा रहा। लेकिन हमने जो मिलों के 80,000 मजदूर का परिवार था उसको अडॉप्ट किया और हमने इंदौर में रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री को बहुत बड़े पैमाने पर खड़ा करने की कोशिश की है। अब सवाल बांग्लादेश के वहां के राजनीतिक इफेक्ट और क्राइसिस को लेके, तो हम इतना दावा कर सकते हैं कि अगर हम बांग्लादेश के मुकाबले में मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट को, हमको अगर शासन उदारता से सहयोग करे और हमारा साथ दे, तो हम निश्चित तौर पे भारत का नंबर 1 रेडीमेड सेंटर इंदौर में बनाने को तैयार खड़े हैं। तो अक्षय जी, ये कौन सी चीजें हैं जो आप सरकार से अपेक्षा करते हैं कि अगर ये फैसिलिटी, सब्सिडी या ये मदद मिल जाए तो इंदौर कमाल कर देगा? सब्सिडीज पे हमको प्रोवाइड हो। दूसरी चीजें, हम पे जो टैक्स की मार पड़ती है वो टैक्स की मार महंगाई की तरफ बढ़ाती है। अगर हमको बांग्लादेश से तुलनात्मक स्थिति में लाना है तो हमको टैक्स की एकदम रेशो को नीचे लाना होगा, 1% पे लाना होगा, और हमारे लेबर्स के लिए, जो हमारा लेबर क्लास है, उसको सबसे बड़ी सुविधाओं की जरूरत है, जिसको हम, जो बाहर पलायन की तरफ भागता है, उसको रोक के वापस हम अपने काम को बढ़ा सकें। ठीक, अब देखिए यहां से दो चीजें निकली हैं। वो भागता है जी, दुबई और इस तरफ ज्यादा जाके टेलरिंग का काम करना पसंद करता है, बजाय वो रेडीमेड की कारखानों में। कारखानों की स्थिति है कि कारीगर को रोकने के लिए हमको सारी सुख सुविधाएं देना है, तो घर से देना पड़ रही है। तो हर आदमी के लिए संभव नहीं होती कि घर से सुख सुविधा दे पाए।
शासन उदारता रखे, शासन उनके लिए व्यवस्थाएं दे, तो हम हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन गारमेंट्स की यूनिट बना सकेंगे इंदौर को। हाँ, ये मादा है हमें, इसमें कोई शक की बात नहीं। अक्षय जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि देखिए, दुबई अगर कारीगर जा रहा है या किसी और खाड़ी देश में जा रहा है तो उसकी एक ही वजह है कि वो जब हिसाब किताब लगा लेता है कि मुझे वहां इतना खर्चा होगा, मेरी फ्लाइट का इतना खर्चा होगा, उसके बावजूद मेरी जेब में इतने पैसे बच जाएंगे, वो खुद को फायदे में देखता है तभी वहां जाता है। तो हम जो अभी फिलहाल अपने कारीगरों को पेमेंट कर रहे हैं या जो भुगतान दे रहे हैं, उसको मेंटेन करने के चक्कर में क्या प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाता है या फिर प्रोडक्ट की कीमत उसी को रखने के चक्कर में क्वालिटी गिरानी पड़ती है? ये समस्याएं आती हैं क्या? हम क्वालिटी से तो कोई समझौता कर नहीं सकते। इंदौर अगर टिका है तो क्वालिटी बेस्ड और अपनी स्टिचिंग पे टिका हुआ है। पूरे देश में, इंडिया में अगर हम लोग सबसे बड़े व्यापारी इंदौर नंबर 2 पे खड़ा है तो वो अपनी फिनिशिंग और स्टिचिंग से खड़ा है। दूसरी चीज, अगर हमने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया तो हमारे लिए जो हम मुकाबला करने की बात कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, केवल हम प्रोडक्शन कर पाएंगे, लेकिन हमारा जो स्टाइल ऑफ बिजनेस है वो दूसरी तरफ चले जाएगा। लेकिन हम अपने स्टाइल ऑफ बिजनेस को कभी भी नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि हमारी पहचान ही जो है हमारी स्टिचिंग से होती है। तो हम कास्ट की बजाय हमारी गुणवत्ताओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं। यानी इसका सीधा मतलब यह है कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, चीजें महंगी हो जाती हैं। निश्चित तौर पे हमें कास्ट की मार पड़ती है, लेकिन हम सरकार से चाहते हैं कि वो कास्ट की मार को कवर करने के लिए हमारे अगर कारीगरों को सुख सुविधाएं मिल जाए, जो हमको ब्याज और उसकी मार पड़ती है वो कम हो जाए, तो हम निश्चित तौर पर उस चीज को कर पाएंगे। ठीक, अक्षय जी मैं आता हूं आपके पास। अमन जी हैं हमारे साथ, अर्थशास्त्री। अमन जी देखिए, अब यहां से डिबेट दो चीजों पर आगे बढ़ रही है। एक हमारा जो इन हाउस कंजम्पशन है और दूसरा हम जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स के लिए प्रोडक्शन करना चाहते हैं। इन हाउस कंजम्पशन से मेरा मतलब यह है कि जैसा अभी हमने सुना अक्षय जी को, वो बता रहे हैं कि यहां के कारीगरों को अगर आप पैसा नहीं देंगे तो वो गल्फ कंट्रीज की तरफ चले जाएंगे, वो बाकी देशों में चले जाएंगे और वो ब्रेन ड्रेन हो जाएगा, वो पलायन हो जाएगा। दूसरा, अगर आप उन्हें पैसा देंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी और जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो फिर जो आम आदमी, जो आम उपभोक्ता है भारत के अंदर, उसको चीजें महंगी मिलेंगी और वो पहले ही टैक्स की मार से दबा हुआ है। एक तो ये एंगल हुआ इसका, और दूसरा एंगल जो हुआ वो हुआ पड़ोसी देश बांग्लादेश वाला, कि ये मौका अगर आपने अभी ग्रैब नहीं किया तो फिर आप यकीन मानिए कि मल्टीनेशनल कंपनियां आपका वेट नहीं करने वाली हैं कि आप उनको कम कीमत पर अच्छा प्रोडक्ट दे पाएंगे। उन्हें जहां अच्छा मार्केट मिलेगा वो उस तरफ मूव कर जाएंगे। देखिए, इसको दो एंगल पे समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपका सवाल जी। जो बांग्लादेश में अस्थिरता है उसके कारण हम अभी फिलहाल ये तो टेंशन नहीं लेंगे कि चाइना की तरफ इमीडिएटली मूव करेगा, बिकॉज इमीडिएटली चाइना में भी डिसरप्शन इंटरनली है जो कि दिखता है, जो फ्रंटलाइन मीडिया पे नहीं आता है। सिंस चाइना की तरफ मूव नहीं करे और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी कहीं ना कहीं चैलेंजेस रिलेटेड टू अनरेस्ट ऑलरेडी हम देखे हैं, जैसे श्रीलंका में देखा है, इधर पाकिस्तान में देख रहे हैं हम। तो यानी कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान एक ऐसे पड़ाव पे खड़ा हुआ है जहां पे अनरेस्ट थैंकफुली नहीं है और बाकी जो देशों में है, तो इसके कारण हम इमीडिएटली परेशानी का मोल नहीं ले सकते। जो मिडल ईस्ट में ऑलरेडी टेंशन है, इजराइल ईरान, वो अभी एस्केलेट होते हुए दिख रही है मुझे, और मुझे लगता है कि एक्सपैंड होते हुए मे बी कुवैत, बहरीन, कतर की तरफ जी जाते हुए दिखता है, जिसके कारण जो लेबर है जो यहां से मूव करने की सोच रही थी या मूव कर रही थी, आने वाले समय में वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढेगी और वो हो सकता है कम सैलरी पे भी ढूंढेगी, फिर उसको लेगा पहले जान तो बचाऊं मैं। अब यहाँ पे जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से मेरे को लगता है कि लेबर कॉस्ट एक तरह से वेरिएबल कॉस्ट है। जो मेरा मेन मुद्दा है वो ये है कि जो इंसेंटिवाइजेशन जो गवर्नमेंट को देनी चाहिए वो फिक्स कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से देनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ जो मॉडर्नाइज मशीनरी, जो कि हम शायद पहले नहीं कर पाए, और मुझे लगता है कि अब वो मौका है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ 20% जॉब वर्क की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम ये भी बात कर रहे हैं कि जैसे हमारी कई हिंदुस्तान की कंपनीज हैं जिनका यूनिट्स बांग्लादेश में है, जैसे शाही एक्सपोर्ट्स है या हाउस ऑफ पर्ल फैशंस है, जेजे मिल्स है, TCNS है, गोकुल दास जी का है, अंबातुर क्लोथिंग का है, ये सारे डेफिनेटली वापस यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ढूंढेंगे। इनको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन चाहिए। ये यहाँ पे जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, अगर वहां पे गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या कुछ ऐसी स्कीम्स निकल के आए, तो जो लेबर का जो वेरिएबल कॉस्ट है वो ज्यादा चंक नहीं रहेगा, वो हम कहीं ना कहीं उसको रिजर्व कर लेंगे, क्योंकि वर्ल्ड में अनरेस्ट जो है वो बढ़ रहा है और हिंदुस्तान अभी प्रेटी सेफ है। तो मुझे लगता है कि
हम इसको ऐसे करके मे बी इनकैश कर सकते हैं। अमन जी, आपको लगता है कि एक कहावत है, कहते हैं कि किस्मत बार बार आपको मौका नहीं देती है, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर मालवा निमाड़ इंदौर को दूसरी बार मौका दिया है। हुकुमचंद मिल का जैसे मैंने जिक्र किया है, बाकी मिलों का जिक्र किया जो बंद हो गई, उस दौरान ठीक है, जो हुआ नहीं हुआ, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं, लेकिन अब ये फिर से अपॉर्चुनिटी आई है कि आपके जो मौजूदा, आपकी अभी करंटली जो मिल है, आपके जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं, आपको उनको हेल्प करना चाहिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, स्पीडी बनाने के लिए आपको हेल्प करना चाहिए, क्योंकि यही मौका हमारे इस इंडस्ट्री को फिर आगे और नंबर 1 पर ले जा सकता है। ये दोबारा मौका मिला है और शायद उस वक्त नहीं मिला था, इसीलिए वो तमाम मिलें बंद हो गई थी। बिल्कुल, और सिर्फ मालवा क्यों, मैं तो कहूंगा इवन पीतमपुर, वहां पे जैसे अगर हम बात करते हैं जैसे जगन्नाथ कॉटन प्रोसेसर्स की या शिव शक्ति सिंथेटिक्स की और ऐसे कई जो कंपनीज हैं, उनको भी एक तरह से एज मिलेगा। और ऑब्वियसली मैं तो एक और, शायद मुझे नहीं पता कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के फर्दर आई थिंक प्लानिंग इस पर्सपेक्टिव से हो सकती है कि जो मालवा बेल्ट है उसके ऊपर एक तरह से अलग एडमिनिस्ट्रेशन को इस इंडस्ट्री को पनपाने के लिए इस टाइम पे एलोकेट करना चाहिए। मे बी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के विद इन हम मालवा, या जैसे मैंने जिक्र किया तिरुचूर या इवन पीतमपुर, ये सारी बेल्ट्स हैं जहां पे हम ये सारा एनकैश कर सकते हैं। और आपने बिल्कुल सही बात करी है कि किस्मत दरवाजा खड़का रही है, तो हमें उसको ग्रैब करना चाहिए, पकड़ना चाहिए डेफिनेटली। ठीक, अक्षय जी, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो अंदर की बातें आप ज्यादा मुझे बेहतर बता पाएंगे। हम इंदौर में, हम पीथमपुर में, हम जिन मशीनों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू डेट है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, या फिर ये बाबा आदम के जमाने की पुरानी मशीनें हो गई और हमको चाहिए कि अगर कंपीट करना है तो फिर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया होना चाहिए? नहीं, हम लोग धीरे धीरे अपने आप में सुधार कर रहे हैं। हमने कुछ आधुनिकताओं की तरफ वो अपने आप को वो किया है, लेकिन इंदौर में 2200 फैक्ट्रियां हैं। हर आदमी इस चीज से सक्षम नहीं है। उसको अगर शासन आर्थिक रूप से मदद कर दे कि आपको जितनी मशीनरी लगेगी, जितना प्रोजेक्ट लगेगा, वो सारा का सारा अगर आपको कम रियायती दरों पे मिलने लगे तो निश्चित तौर पे हम सब उस चीज को कॉम्पीट कर पाएंगे। दूसरी बात, हम शासन से लगातार कई वर्षों से इस बात की मांग कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में अगर गारमेंट्स इंडस्ट्री फले फूलेगी तो आपके खजाने में 4 गुना पैदा बढ़ेगी। अगर चाइना को बीट किया है तो हिंदुस्तान ने बीट किया है पूरे विश्व में। चाइना कर रहा है तो हिंदुस्तान में को हमको उतनी उदारता से सहयोग करना नहीं। तो आपको अक्षय जी क्या बेहतर पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर रियायती दरों पर मिले या इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने, उसे जुटाने के लिए रियायती दरों पर लोन मिल जाए? दोनों सुविधाओं से हम आगे बढ़ पाएंगे। केवल पैसों से भी नहीं काम चलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। जमीनी हकीकत को संवारने के लिए हमको शासन का पूरा हाथ चाहिए। अभी हमारे पास शासन का हाथ नहीं। आज जो भी 2200 इंडस्ट्री इंदौर जैसे शहर में, मेरे शहर में खड़ी है, वो सब अपने बूते पे खड़ी है। वो कहीं किसी की बैसाखी लेके पे नहीं चल रही है। आज अगर हमको शासन अगर उदारता से हम पे हाथ रख देगा तो हम निश्चित तौर पे हिंदुस्तान का नंबर 1 मार्केट बना के इस शहर से देंगे। ठीक, अमन जी, मेरा आपसे एक सवाल है सर। जहां तक देखिए अर्थशास्त्र को मैं जानता हूं, मेरा सीधा हिसाब किताब ये कहता है कि मार्केट में कैश फ्लो रहेगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, बूम करेगा, और वो हर इंडस्ट्री दूसरे को सपोर्ट करती है। और जब आप कैश फ्लो नहीं देंगे, जब पैसा नहीं होगा, तो फिर मंदी की तरफ हर चीजें आगे बढ़ती रहती हैं। आपको लगता है कि ये विन विन सिचुएशन है? आप बस एक पंप दीजिए, एक स्पार्क दीजिए इस इंडस्ट्री को, और उसके बाद फिर आपका रोजगार बढ़ेगा तो क्रय शक्ति बढ़ेगी, और जब खरीदने की शक्ति बढ़ेगी तो फिर बाकी प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन बढ़ेगा, टैक्स कलेक्शन भी सरकार को होगा, जहां तक मैं समझता हूं। या हिसाब किताब में गड़बड़ है? बिल्कुल सही आप समझते हैं, और मुझे लगता है कि इसका एक और सॉल्यूशन है। जैसे भारत ने 2020 में एक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स की इंडस्ट्रीज की स्कीम बनाई है, जिसमें अंदाजन 13 से 14 इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें इन्होंने टेक्निकल टेक्सटाइल को डाला है, जो मैंने पहले भी जिक्र किया। मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अंदाजन 2 से 3 बिलियन डॉलर एवरी मंथ ऑफ एक्सपोर्ट की तो अपॉर्चुनिटी क्लियर कट है, जो हम बांग्लादेश से यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। उसके लिए हम क्यों नहीं रेडीमेड गारमेंट्स को ही एक तरह से हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की तरफ ले आए हैं, और जिसमें जो मैंने लार्ज ब्रांड्स की बात करी, जो
25% से ज्यादा जो यूनिट्स हैं जो बांग्लादेश में, वो इंडियन प्रोमोटर्स द्वारा ही ड्रिवन है। तो क्यों ना उनको पहले इंसेंटिवाइज कर दिया जाए, ताकि वहां से जो ऊपर से जो चेन है, वो चेन नीचे नीचे की तरफ जो सप्लाई चेन है, वो उसको बेटर वे में इंपैक्ट कर सकती है। एंड ऑब्वियसली जैसे अक्षय जी ने बताया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें मेजरली जो मशीनरी है, वो मशीनरी मॉडर्नाइज नहीं है। वहां पे अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर दे, मुझे लगता है आधा काम वैसे ही हो जाएगा। और फिर वो जो सप्लाई चेन है उसका इमीडिएट रिएक्शन हमें मार्केट रेडीमेड इन हाउस भी मिल जाएगी और वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ भी मिल जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं बांग्लादेश का 2 डिजिट का जो एक्सपोर्ट है, मे बी 10% 12% के करीब एक्सपोर्ट यूएस में है, यूरोप में है। ये सारी बेल्ट में हम उसको आराम से टेकअप कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएस चाइना में ट्रेड वॉर है। अभी यूरोप का भी जो पोजीशनिंग है वो एंटी चाइना की तरफ दिख रही है। तो वहां पे चाइना अगर एक्सपोर्ट करने की चाहे भी, तो वहां पे मे बी वो इंपोर्ट ना करना चाहें, अगर हम वहां पे एकदम से स्टेप इन कर जाएं। तो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है, जहां पे हम ना सिर्फ इंडस्ट्री को शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, ऊपर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की बात कर रहे हैं, सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, और साथ में हम फर्दर एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो इसमें ऑल ओवर विन विन सिचुएशन पूरे हिंदुस्तान के लिए हो सकती है। ठीक, ये देखिए, अगर बांग्लादेश के हिस्से का काम, जैसे मैं कह रहा हूं कि मल्टीनेशनल कंपनियां जो वहां पर प्रोडक्शन कराती हैं वो अपने हिस्से आता है तो अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ एक एंगल मेरा और भी है। अक्षय जी देखिए, जो काम आए उसका स्वागत है। जितने हमारी बनिया बिरादरी वो तो यही कहती है कि बस काम आए तो कर लो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा आपसे एक सवाल ये है अक्षय जी कि हमको क्या साथ साथ अपने ब्रांड, अपना प्रोडक्शन, उसको बढ़ाने की तरफ आगे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, बजाय मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रोडक्शन के सहारे बैठे रहने के? और जिस चीज को हम सरकार से मांग रहे हैं कि वो हमें हेल्प करे, उसे हम यूज करें अपना ब्रांड आगे बढ़ाने में, अपना एमपी, अपना इंदौर, उसे आगे बढ़ाने में। आसिफ भाई, हम चुबा के लिए भी अपनी यूनिट को चलाते हैं, क्योंकि काम अगर हमको है तो हमारे खर्चों पे जो इफेक्ट आता है वो जॉब वर्क से हमको पूर्ति हो जाती है। लेकिन जहां सवाल हमारे अपने ब्रांड का है, हम अपने ब्रांड को बढ़ाने के लिए ही इतनी मशक्कत करके आज इंदौर में 2200 इंडस्ट्री, छोटे बड़े कारखाने, मेहनत करके पूरे भारत के कोने कोने में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो रहा है। बड़ी मशक्कत हमारी इस बात पे जाती है कि हम आर्थिक रूप से कमजोर है। अगर हमको आर्थिक रूप से संपन्नता की तरफ अगर हमको कोई सहारा मिला, तो ये इंडस्ट्री खजाना बढ़ाने की हमारी स्पीड बढ़ेगी। आज भी पूरे भारत में सबसे बड़े टैक्स पेयर के तौर पे गारमेंट इंडस्ट्री खड़ी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत सरकार अभी हमारी तरफ देख नहीं पा रही है, या हमारे जनप्रतिनिधियों की नजरें हम पे नहीं गिर पा रही है। ये हमारी भी कमजोरी है कि हमारी मुखरता उस पे नहीं गई है। अगर शासन पे बैठे जिम्मेदार लोग इस इंडस्ट्री को बढ़ाने का संकल्प ले लें, क्योंकि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्प के धनी है, अगर वो इस संकल्प पे ही आ जाए कि अगर बांग्लादेश से कंपीट करने की स्थिति में हिंदुस्तान का गारमेंट इंडस्ट्री को बढ़ाना है, तो मान लीजिए। तो अक्षय जी, मैं तो आपसे ये कहूंगा, मजबूती से अपनी आप बात रखो, और अगर ये कहा जाता है कि आसिफ भाई ने भड़का दिया तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे मंजूर, लेकिन हमारे जो व्यापारी भाई हैं उनका भला होना चाहिए। मुखरता से आप अपनी बात रखो, हक की बात रखो, क्योंकि ये सरकार से लेके आम आदमी, व्यापारी, सबके हक की बात है। मैं एक आखिरी सवाल जरा अमन जी से ले लूं। अमन जी, इसमें एक चीज और भी है, वो बहुत अहम है कि आखिर क्या वजह आपको लगती है कि इतने बड़े देश में जहां मैन पावर के हिसाब से हम गिने जाते हैं, आपको लगता है कि बहुत बड़ी वजह यह है कि हम अनस्किल्ड से स्किल्ड लेबर अब हमारे यहां ज्यादा है, और जो स्किल्ड है फिर वो ब्रेन ड्रेन कर जा रही है? शायद एक ये वजह है कि जिसकी वजह से हमें कम से कम इस फील्ड में, गारमेंट फील्ड में, हमको या तो ब्रेन ड्रेन की समस्या मिली, या फिर हमको समस्या मिली कि जो हमारे पास एम्प्लॉय है या तो वो स्किल्ड नहीं है, या फिर वो हाई पे मांग रहा है, हाई सैलरी मांग रहा है। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, बट मेरे को इसमें थोड़ा हिस्टोरिकल कनेक्शन देता हूं। देखिए, जो थोड़ा छोटे में करिएगा पहले, हाँ छोटे में कर रहा हूं, जो हिंदुस्तान पहले था उसमें हम स्किल बेस्ड एजुकेशन की ही बात करते थे। एक होता था ज्ञान, जो नॉलेज की बात करते हैं, ओवरऑल जिंदगी कैसे जीनी है, सोसाइटी में कैसे रहना, और एक होता है स्किल बेस्ड जो ज्ञान होता था, जहां पे हम पॉटरी से लेके, आर्ट वर्क से लेके, स्किल बेस्ड मेटलर्जी से लेके, एस्ट्रोलॉजी से लेके, एस्ट्रोनॉमी से लेके। और मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है, वक्त आ गया है, जहां पे हम एक तरह से एमबीएस बना रहे हैं, इंजीनियर्स बना रहे हैं, मगर जो स्किल बेस्ड जो
क्या कहते हैं, मैं उसको टेक्नीशियन का नाम नहीं दूंगा, बट स्किल बेस्ड मेरे को लगता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और हमने इसके और वोकेशनल यूनिवर्सिटी बनाई है, मगर मेरे को लगता है कि अब उसके ऊपर भी हमें नेक्स्ट स्टेप जाना पड़ेगा। और अगर हम उस एजुकेशन को वहां पे लाएंगे तो ये जो रोल स्टेप है अगले आई थिंक 3 से 5 सालों में हम उसका इंपैक्ट देख पाएंगे। और आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया, इसलिए मैंने उसको लिंक करा कि जो पहले था उसी को वापस लेकर आना है बस। डन सर, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है सर। अक्षय जी, अमन जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत गंभीर मुद्दा था और इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना चाहिए। हमारी संवेदनाएं कह लीजिए वो हैं पड़ोसी देश के साथ, लेकिन बिजनेस का सीधा असूल है कि अगर आपको काम चाहिए और काम आ रहा है तो फिर आपको उसे ग्रैब करना होगा, आपको अपने लिए उसके लिए अब तैयार करना होगा खुद को।